ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि मनुष्य में जो टेस्टिस पाई जाती है उस टेस्टिस के बारे में यानी वृषण के बारे में आज हम आपको एक जानकारी देंगे। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत अच्छे से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। तो हम आपको एक संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आइए हम आपको नर जनन तंत्र के जो विभिन्न अंग होते हैं, यानी आपको पता है कि हमने अपने पिछले वीडियो में नर जनन तंत्र के जो विभिन्न अंग थे उन अंगों के बारे में डिटेल दिए थे। फिर उसके बाद हम आपको स्क्रोटम के बारे में बताए थे। आज हम आपको टेस्टिस के बारे में यानी वृषण के बारे में बताए थे। तो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम आपको टेस्टिस के बारे में बताएंगे कि मनुष्य में जो वृषण पाई जाती है वह कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है और उसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो हम आपको टेस्टिस के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, टेस्टिस को जानने से पहले उसके बारे में पहले जानेंगे कि टेस्टिस की लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, उसका भार कितना है और भार के अलावा जो होता है उसका रंग कैसी है और आकृति कैसी है। तो आइए हम आपको इसके बारे में दिखा रहे हैं। तो देखिए, टेस्टिस की जो लंबाई होती है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई होती है। मोटाई की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। देखिए, चौड़ाई और मोटाई यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यानी चौड़ाई यहाँ पर तो नहीं दिया है लेकिन हम मोटाई को ही यहाँ पर चौड़ाई बता सकते हैं। अगर हम इसके भार की बात करें तो भार है 20 से 25 ग्राम, यानी वृषण का जो भार होता है 20 से 25 ग्राम होता है। अगर कलर की बात करें तो कलर गुलाबी और आकृति अंडाकार। तो अभी आपने टेस्टिस का कुछ ऐसे परिचय के बारे में बात किया, जैसे आकृति के बारे में, रंग के बारे में, भार के बारे में और इसकी मोटाई और लंबाई के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि टेस्टिस का बाह्य आवरण कितने प्रकार का होता है, यानी टेस्टिस का जब हम बाह्य आवरण देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, कितने भाग होते हैं। तो देखिए टेस्टिस के बाह्य आवरण तो आप ये पाएंगे कि वृषण एक मोटे त्रिस्तरीय, यानी जो हम लोग का वृषण होता है वह मोटे त्रिस्तरीय वृषण संपूर्ण से ढका रहता है और जिसे ट्यूनिकी कहा गया है। यानी वृषण के ऊपर त्रिस्तरीय लेयर पाई जाती है और त्रिस्तरीय लेयर पाए जाने के कारण इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूनिकी बोलेंगे। तो आइए त्रिस्तरीय लेयर के बारे में देख लेते हैं कि त्रिस्तरीय लेयर कौन कौन सी होती है। तो आप देखेंगे कि त्रिस्तरीय लेयर 3 प्रकार की होती है। पहला का नाम यहाँ पर बताया गया है यौनिक आवरण और दूसरा बताया गया है यहाँ पर श्वेत आवरण, और श्वेत आवरण को ही श्वेत कंचुक भी कहा जाता है, और तीसरा है आपका संवहनी आवरण। तो आप अभी देखें कि अगर वृषण का बाह्य आवरण की बात करें तो बाह्य आवरण त्रिस्तरीय संपुट के द्वारा बना होता है। तो त्रिस्तरीय संपुट को हमने आपको बताया कि पहला आवरण यौनिक आवरण, दूसरा श्वेत आवरण और तीसरा संवहनी आवरण। तो आइए हम आपको एक फिगर के माध्यम से भी इसे दिखा देते हैं कि वृषण का बाह्य आवरण में ये तीनों आवरण कैसे दिखाई देता है। तो आप एक फिगर में देख रहे होंगे कि वृषण का जो बाह्य आवरण होता है जिसे यौनिक आवरण कहते हैं और उसका जो मध्य आवरण होता है उसे श्वेत कंचुक या श्वेत आवरण कहते हैं और उसका जो आंतरिक लेयर होता है उसे संवहनी आवरण कहते हैं। तो हम लोग अभी जो है वृषण के बाह्य आवरण के बारे में बात की। अब हम आपको बताएंगे कि वृषण पिंडक क्या होती है और वृषण पट्टियां क्या होती हैं। तो आइए हम आपको वृषण पिंडक के बारे में बताते हैं कि वृषण पिंडक क्या है। देखिए, वृषण पिंडक के बारे में अगर हम आपको बताएं तो वृषण पिंडक जो होता है वह भाग है, यानी वृषण पिंडक बनता कैसे है। तो देखिए, श्वेत कंचुक, यानी श्वेत कंचुक को श्वेत आवरण भी कहा जाता है। तो श्वेत कंचुक का जो संयोजी ऊतक है, यानी समझने की बात यहाँ पर है कि श्वेत कंचुक का जो संयोजी ऊतक है वृषण के अंदर जाकर, यानी वृषण के अंदर जाकर क्या बनाएगा, वृषण पट्टियां बनाता है। यानी समझने की बात यह है कि श्वेत कंचुक का जो संयोजी ऊतक होता है वृषण के अंदर जाकर क्या बनाएगा, वृषण
पट्टियां बनाता है। जब यह वृषण पट्टियां बनाएगा तो इसके अंदर का लगभग 200 से 400 शंक्वाकार पिंडकों में यह बट जाता है। यानी यहां पर समझने की बात है कि जो श्वेत आवरण है या श्वेत कंचुक है, और श्वेत कंचुक क्या करेगा, संयोजी ऊतक वृषण के अंदर जाकर वृषण पट्टियां बनाता है, और वृषण पट्टियां जब ये बना लेगा तो यही वृषण पट्टियां क्या करेगा कि इसके ऊतक का लगभग 200 से 400 शंक्वाकार पिंडकों में बढ़ जाएगा। तो अभी हम आपको एक फिगर के माध्यम से दिखा रहे हैं कि यह वृषण पिंडक कैसा दिखता है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वृषण का जो एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है, और चित्र में आप देख रहे होंगे कि वृषण पिंडक कैसा दिखता है और वृषण पिंडक में पट्टियां कैसी दिख रही है। अब हम बात करेंगे कि वृषण की सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं और वृषण में कौन कौन सी नलिकाएं पाई जाती हैं। तो आइए हम पहले वृषण की सहायक नलिकाओं के बारे में आपको बता दें। तो देखिए, वृषण की सहायक नलिकाओं के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो वृषण में निम्नलिखित सहायक नलिकाएं पाई जाती हैं। यानी वृषण में निम्नलिखित सहायक नलिकाएं पाई जाती हैं। अब कौन कौन से सहायक नलिकाएं पाई जाती हैं हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो सहायक नलिकाएं पाई जाती हैं, पहली सहायक नलिका का नाम है शुक्रजन नलिकाएं। ध्यान से देखिएगा, शुक्रजन नलिकाएं वृषण की सहायक नलिकाओं के नाम से जानी जाती है। तो शुक्रजन नलिकाएं होती क्या है, तो देखिए, प्रत्येक वृषण पिंडक के, यानी हमने आपको अभी ऊपर पिंडक के बारे में बताया, तो प्रत्येक वृषण पिंडक के जो संयोजी ऊतक है, और संयोजी ऊतक में 2 या 3 स्तरीय पतली, यानी 2 या 3 स्तरीय पतली एवं अति कुंडलित, ध्यान रखिएगा, अति कुंडलित शुक्रजन यानी शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। यानी यहाँ समझने की बात यह है कि जो वृषण पिंडक है और वृषण पिंडक में जो संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक जो होता है 2 से 3 स्तरीय लेयर में होता है, और वह लेयर क्या करती है, अति कुंडलित शुक्रजन नलिकाओं का निर्माण करती हैं। और इन्हीं शुक्रजन नलिकाओं में, ध्यान से देखिएगा, इन्हीं शुक्रजन नलिकाओं में या इन्हीं शुक्रजन नलिकाओं में नर जनन कोशिकाएं, ध्यान देखिएगा, नर जनन कोशिकाएं या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो उत्तर हमारा आएगा शुक्रजन नलिका में आएगा। अब कैसे होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार होता है, तो आंसर में आएगा कि शुक्र जनन के द्वारा होता है। यानी शुक्र जनन के द्वारा ही शुक्राणु का निर्माण होता है। अब हम आगे बात बताएंगे कि ये जो शुक्रजन, ये शुक्रजन नलिकाओं के अतिरिक्त, अगर हम बात करें सहायक नलिकाओं में कि शुक्रजन नलिकाओं के अतिरिक्त और क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए, शुक्रजन नलिकाओं के अतिरिक्त कुछ रुधिर केशिकाएं होती हैं, कुछ तंत्रिका तंतु होते हैं, और उसके बाद अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और यह अंतःस्रावी कोशिकाएं क्या हैं कि अनेक छोटे छोटे समूह स्थित होते हैं। यानी इनके बारे में अगर हम बात करें, जैसे अंतःस्रावी कोशिकाएं और तंत्रिका तंतु और रुधिर कोशिकाएं, तो इनके छोटे छोटे समूह होते हैं। और यह छोटे समूह की अगर हम बात करें कि स्थिति की होने पर तो क्या होता है, तो देखिए, इन अंतःस्रावी कोशिकाओं को, यहां पर ध्यान रखिएगा कि इन्हीं अंतःस्रावी कोशिकाओं को नाम दिया गया है अंतराली कोशिकाएं। यानी अंतःस्रावी कोशिकाओं को ही अंतराली कोशिकाएं कहते हैं या लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। तो 1 नंबर सवाल में यही पूछा जाता है कि लीडिंग कोशिकाएं किसे कहते हैं या अंतराली कोशिकाएं किसे कहते हैं। और ये कोशिकाएं स्रावण क्या करती हैं, तो आपको पता है कि ये कोशिकाएं नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन्स का श्रावण करती है। यानी यही जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं या अंतराली कोशिकाएं होती हैं या अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं, यह क्या करती हैं, नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करती है। तो आप
एक फिगर के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक फिगर भी दिख रहा होगा और फिगर में आप सबसे पहले जो है वृषण पिंडक को देख लीजिए। वृषण पिंडक में देखेंगे तो शुक्रजन नलिकाएं जो है आपको दिख रही होगी और शुक्रजन नलिकाएं कैसी है, यानी अति कुंडलित रूप में आपको दिख रही होगी। अब हम बात करेंगे सहायक नलिकाओं के दूसरी नलिका, यानी सहायक नलिकाओं में हमने आपको पहली नलिका के बारे में पढ़ा जिनका नाम था शुक्रजन नलिकाओं के बारे में। अब हम आपको बताएंगे वृषण जालक क्या होती है इनके बारे में। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि वृषण जालक कहते किसे हैं। देखिए वृषण की अनुदैर्ध्य काट में, यानी वृषण का जब हम अनुदैर्ध्य काट काटते हैं तो जो शुक्रजन नलिकाएं अति कुंडलित नलिका के रूप में अव्यवस्थित होती है। अगर हम वृषण का अनुदैर्ध्य काट को काटते हैं तो अनुदैर्ध्य काट को काटने पर उनमें जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं वह अति कुंडलित नलिका के रूप में अव्यवस्थित होती हैं और ये वृषण की सतह से प्रारंभ होकर, यानी ये वृषण की सतह से प्रारंभ होकर वृषण के पश्च भाग के मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ती हुई कम कुंडलित होती जाती है और अंत में एक सीधी होकर इसी क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र में स्थित छोटी छोटी नलिकाओं के एक घने जाल के रूप में यह खुल जाती हैं। नलिकाओं के इसी जाल को क्या नाम दिया गया है? वृषण जालक कहा जाता है। तो यही वृषण जालक आप समझ सकते हैं कि वृषण जालक कहते हैं और वृषण जालक कैसे बनती है। तो आइए हम आपको एक फिगर के माध्यम से दिखा देते हैं कि फिगर में कैसे वृषण जालक आपको दिख रहा है। तो इसके लिए आप एक फिगर भी दिख रहे होंगे और फिगर में आपको शुक्रजन नलिका, यानी पहले हमने आपको शुक्रजन नलिकाओं के बारे में बताया। तो शुक्रजन नलिकाएं जो होती है अति कुंडलित हो गई, यानी अति कुंडलित होती हुई एक छोटे छोटे समूह में जब बंटती हैं और एक छोटे छोटे समूह में बंटने के बाद यह एक जालक के रूप में दिखाई देती हैं और इन्हीं जालकों को नाम दिया गया है वृषण जालक। अब वृषण जालक कहाँ खुलती हैं इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आइए अब आपको देखिए कि वृषण जालक शुक्र वाहिकाओं में खुलती हैं। तो अब हम बताएंगे कि शुक्र वाहिकाएं होती क्या हैं। देखिए शुक्र वाहिकाएं क्या है? वृषण जालक से, यानी वृषण जालक से 15 से 20 पतली समोलित नलिकाएं निकलती हैं। यानी वृषण जालक से पतली कह सकते हैं समोलित नलिकाएं निकलती हैं और इन्हें नाम क्या दिया गया है? अपवाहक। इन्हें देखिए, इन्हें अपवाहक नलिकाएं या शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। और शुक्र वाहिकाएं यानी प्रत्येक शुक्र वाहिकाएं या प्रत्येक शुक्र वाहिका वृषण की आंतरिक सतह पर पहुंचकर, यानी वृषण की आंतरिक सतह पर पहुंचकर अधिवृषण नलिका में यह खुल जाती है। तो अभी हमने आपको वृषण की जो सहायक नलिकाएं हैं इस सहायक नलिकाओं के बारे में आपको बता दिए। और सहायक नलिकाओं के बारे में अगर आप देखेंगे तो शुक्रजन नलिका के बाद हम आपको बताए वृषण जालक और वृषण जालक के बाद आपको बताए शुक्र वाहिकाएं। और शुक्र वाहिकाएं कैसी होती हैं उनके बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त कर ली। तो अगले वीडियो में हम आपको अधिवृषण नलिका के बारे में बताएंगे कि अधिवृषण नलिका होती क्या है और आपको समझने की बात है कि अधिवृषण नलिका में कौन खुलता है? तो शुक्र वाहिकाएं खुलती हैं। देखिए नाम से सीधे तात्पर्य ये होता है कि शुक्राणुओं का जहां निर्माण हो रहा है तो उनका उसी से नाम पड़ा हुआ है। जिन नलिकाओं में प्रवाहित हो रही हैं तो उनके द्वारा यह नाम पड़ा हुआ है। तो अगले वीडियो में हम आपको अधिवृषण नलिकाओं के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।